नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्ची पर। आज हम लोग न्यूट्रिशन 10th क्लास का बायोलॉजी की लाइव प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। लाइव प्रोसेस जो कि बायोलॉजी नाम सुनकर ही बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आज उसको हम जिस तरह से हमने मैथ्स को इजी फॉर्म में देखा था, उसी तरह से बायोलॉजी की भी टर्म को लेते हुए बायोलॉजी को बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में कुछ चीज़ समझाई जाएगी। आप लोग समझिए। हम बायोलॉजी में सबसे पहला पार्ट लेते हैं लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस में वो पार्ट होता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? सबसे पहली बात तो न्यूट्रिशन जैसे वर्ड पे ही आकर स्टूडेंट्स की गाड़ी रुक जाती है, हमारी गाड़ी रुक जाती है कि न्यूट्रिशन है क्या। मैं आपको बता दूं, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं हमें बायोलॉजिकल टर्म पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, पोषण का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है इंटेक द फूड। किसके द्वारा? बाय द ऑर्गेनिज्म। इंटेक द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज द न्यूट्रिशन। अब आती है फूड की बात। हमें पता है कि भोजन क्या है, लेकिन हम यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड दाल रोटी सब्जी नहीं है कि हमने आलू की सब्जी बना ली, दाल बना ली, रोटी बना ली, हमारे लिए फूड हो गया। ना 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 ना, गलत सोच। सबसे बड़ी चीज है कि बायोलॉजी लैंग्वेज में फूड की जो टर्म होती है उसका मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है फ्यूल। तो फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? यहाँ पर दाल बाफला लड्डू नहीं है, यहाँ पर पूरी सब्जी फूड नहीं है। यहाँ हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट भी है, जो कि एनिमल्स भी है। मैं आपको बता दूं, वी आर द हायर एनिमल्स। हम लोग बड़े जानवर के रूप में आते हैं। तो हम लोग एनिमल में ह्यूमन बींग जो आता है वो किस में आता है? एनिमल्स में ही आता है। गॉट इट? चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल। फूड एक तरह से फ्यूल है जिसके ब्रेकडाउन से, जिसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड हम जब लेते हैं, हम का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेरे साथ प्लांट भी है, मेरे साथ एनिमल भी है। तो जब भी हम प्लांट, एनिमल्स और हम जब फूड लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। वो क्या कहलाता है? पोषण। अब ये न्यूट्रिशन में क्या, न्यूट्रिशन का नाम न्यूट्रिशन क्यों रखा गया है? तो न्यूट्रिशन का नाम इसलिए रखा गया है कि जो हम भोजन खाते हैं वो न्यूट्रिटिव है। न्यूट्रिटिव का मतलब होता है पोषक तत्व हैं। ऐसे भोजन है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे भोजन लेना जो हमें एनर्जी देते हैं, वो भोजन कौन से हैं? उन भोजन के अंदर क्या है? उन भोजन के अंदर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उन भोजन में मिलेगा आपको प्रोटीन्स, उनमें मिलेगा आपको विटामिन्स, उनमें मिलेगा आपको फैट्स, उनमें आपको मिलेगा मिनरल्स, उनमें आपको मिलेंगे रफेज। वाटर ऐड है सब में। तो ये सारा पार्ट हमारा न्यूट्रिएंट होता है। दैट्स वाई हम जो लेते हैं वो ये लेते हैं। हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? ये लेते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बना है? ये हमारे लिए कौन है? न्यूट्रिएंट्स है बेटा। और इन्हीं न्यूट्रिएंट से हमने क्या शब्द बनाया है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिएंट लेना, और न्यूट्रिएंट मतलब फूड लेना। ये वाली चीजें, अब आप बोलोगे हमने तो कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं, हमने तो प्रोटीन खाया ही नहीं, हमने तो विटामिन खाया ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो आप खाते हो, अभी हम ह्यूमन बींग की बात कर लेते हैं, जो हम खाते हैं उन्हीं में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उन्हीं में प्रोटीन भी होता है, उन्हीं में फैट्स भी होता है, उन्हीं में मिनरल्स भी होता है। आप डेली दूध पीते हैं, डेली छाछ पीते हैं, डेली नींबू खाते हैं, इन्हीं में सब कुछ मिल जाता है आपको। आप आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इन्हीं में तो सब कुछ है ही है। दाल में क्या है? प्रोटीन है। रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन, विटामिन आपको काय में मिलेंगे? दूध में मिल जाते हैं। मिनरल्स और विटामिन आपको काय में मिलते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं। इसके अलावा जितना भी आप रेशेदार फ्रूट्स खा लो, रेशेदार दलिया खा लो, उस सब में क्या मिलता है? रफेज मिलता है। घी, तेल, घी खाना, तेल खाना, चीज खाना, ये सब में हमें क्या मिल जाता है? फैट्स मिल जाता है। ये सब न्यूट्रिएंट है, और इन्हीं को लेने को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम क्या ले रहे हैं? फूड। और फूड कौन है? फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल, और जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। गॉट इट? अब यहां पर न्यूट्रिशन की आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन को जब आप आगे आगे चलाते हैं तो न्यूट्रिशन के टाइप्स आते हैं बेटा। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई, न्यूट्रिशन में हमने फूड लिया वो पता हो गया, और हमें
न्यूट्रिएंट पता हो गए। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। न्यूट्रिशन की लेने की जो मतलब कहना चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेता है। कैसे लेता है देखिए, तो हम यहाँ बात करते हैं कि मेरे पास कौन है लिविंग थिंग में, प्लांट है। मेरे पास लिविंग थिंग में कौन है, एनिमल्स है। मेरे पास लिविंग थिंग में कौन है, ह्यूमन बीइंग है। चलिए हम इन दोनों तीनों चीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। इसके टू टाइप्स के मोड होते हैं। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टू, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, दैट इज हेटरोट्रॉफिक। हम न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो न्यूट्रिशन मोड कितने हो गए, दो हो गए। वन इज द ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज द हेटरोट्रॉफिक। गॉट इट। थोड़ा सा रब करती हूँ, आप लिख लीजिए फूड की डेफिनेशन, आप लिख लीजिए न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, फिर मैं इसको रब करती हूँ और रब करने के बाद मैं आपको न्यूट्रिशन का चार्ट बताती हूँ कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को लेने की प्रोसेस करते हैं। फूड को अलग अलग तरीके से लिया जाता है, कुछ लोग बनाते हैं और कुछ लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। गॉट इट। आपको समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के हैं। आप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स तरीका, मोड का मतलब होता है वे ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेने के तरीके दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। लेकिन हेटरोट्रॉफिक को आगे डिवीजन किया गया है। हेटरोट्रॉफिक का डिवीजन किया है होलोजोइक, हेटरोट्रॉफिक का डिवीजन किया पैरासाइटिक, इसका डिवीजन किया है आपका सैप्रोफाइटिक, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक, मैं एक और करूंगी इसमें इंसेक्टिवोरस। तो ये हेटरोट्रॉफिक के अलग अलग टाइप्स है। होलोजोइक में स्टेप्स आती है, होलोजोइक में स्टेप्स आएगी 1 2 3 4 और 5। 5 अलग अलग स्टेप आती है। दैट इज इंजेशन, दैट इज डाइजेशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज असिमिलेशन और दैट इज इजेशन। स्टेप इन्वॉल्व इन होलोजोइक nutrition. One is the ingestion, second is the digestion, absorption, assimilation and egestion. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मत घबराइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो छोटे छोटे से पॉइंट है, जो छोटे छोटे से टर्म है, वो आसानी से समझ में आएगी। हम आप बात करते हैं सबसे पहले वाले की, ऑटोट्रॉफिक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा का पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें आपको एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में मैंने बता दिया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको ऑटोट्रॉफिक शो करती हूँ कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको ऑटोट्रॉफिक बताऊंगी और आप बिल्कुल घबराइए मत। जो जो टर्म्स, टिपिकल और डिफिकल्ट टर्म्स आपके आने वाली, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले ऑटोट्रॉफिक देख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक को देख लेते हैं। हमने इसके पहले पूरा क्लासिफिकेशन बना लिया है। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक के बहुत सारे टाइप्स है और वो कहाँ यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हम पहला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब सबको समझ में आता है, सब लोग टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, सारे स्टूडेंट टेक्निकली मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझसे भी ज्यादा। तो टेक्निकली स्ट्रांग की वजह से ऑटो का मतलब पता है कि खुद करने वाला, सेल्फ करने वाला। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ और ये जो ट्रॉफिक लिखा है, इस ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो खुद का न्यूट्रिशन तैयार करने वाला कहलाता है ऑटोट्रॉफ और प्रोसेस कहलाती है ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब हो गया है सेल्फ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हो गया है? सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता हो, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता हो, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज कर कर रॉ मटेरियल जब ऑर्गेनिक मटेरियल जब बनाता हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जब रॉ मटेरियल्स का यूज करके जो भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, जो भी
अपना भोजन खुद बनाता हो, अपना फूड खुद बनाता हो, कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म बनाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफ्स। अब आपको लगता है कि मम्मी हमारी ऑटोट्रॉफिक है? ना 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 ना, मम्मी प्रोड्यूसर नहीं है, मम्मी कंज्यूमर है। मम्मी ने तो बाजार से रॉ मटेरियल्स खरीदा, किसके रूप में? न्यूट्रिएंट्स के रूप में। गेहूं, चावल, दाल, आलू, सब्जी। मम्मी ने तो सिर्फ एक कहना चाहिए मैनमेड वाली प्रोसेस कंप्लीट करी है, एक नेचुरल प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी, इसलिए मम्मी ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस सीखिए कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। खुद भोजन बनाने वाले का मतलब ये नहीं कि किचन में गए और आलू की सब्जी बना दिए तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। ना 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 मेरे बच्चों, बिल्कुल गलत ट्रैक पे मत जाइए। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कुछ एनर्जी का यूज करके, रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक रॉस का यूज करके जब ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है, एनर्जी के फॉर्म में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और यहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे, इस वक्त जितने भी बच्चे सोच रहे बिल्कुल सही सोच रहे कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ग्रीन प्लांट्स की। किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ पर मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रूप होता है जिसके अंदर एक कैपेसिटी होती है काय की? सेल्फ न्यूट्रिशन की। एक कैपेसिटी होती है सेल्फ न्यूट्रिशन की, जो कि अपना भोजन खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ग्रीन प्लांट क्यों रखते हैं? क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास एक ऐसी साइट है, एक ऐसी जगह है जिस जगह का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। और वो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल क्या देखता है, क्या करता है? वो बनाता है भोजन। आपको पता है 1773 में, आपको नाम बता दूं मैं, जोसेफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्रिस्ले, मैं आपको नाम बता देती, जोसेफ प्रिस्ले, नाम लिख देती हूं मैं बेटा, सर जोसेफ प्रिस्ले ने क्या बोला? 1733 से लेकर उन्होंने 1804 तक कुछ डिस्कवरी करी है। उन्होंने इस डिस्कवरी में क्या पाया? उन्होंने इस डिस्कवरी में पाया कि ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट। क्यों? ताकि वो क्या कर सकते हैं? एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन। वो बोल रहे हैं, प्रिस्ले बोल रहे हैं 1733 से 1804 में कि ग्रीन प्लांट्स क्या जरूरत रखते हैं? ग्रीन प्लांट्स को नीड होती है सनलाइट की, और सनलाइट की जरूरत पड़ती है उनको ऑक्सीजन को देने के लिए। सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है उनको? ताकि वो ऑक्सीजन को निकाल सके। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने 1733 के अंदर जब डिस्कवरी चालू करी तो उनको ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उनको बस ये पता था कि ग्रीन प्लांट को रिक्वायरमेंट काय की है? ग्रीन प्लांट को रिक्वायरमेंट सनलाइट की है। ग्रीन प्लांट को रिक्वायरमेंट सनलाइट की है, और ग्रीन प्लांट जब सनलाइट लेता है तो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। बस ये वाली रिक्वायरमेंट जैसे उनको पता लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स चालू करे, और आगे जाके हमको पता लगा कि ग्रीन प्लांट क्या शो करता है? ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, सेल्फ न्यूट्रिशन शो करता है। ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड in the presence of sunlight, in the presence of chlorophyll and form the organic matter। क्या बनाता है वो? ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है, ऑक्सीजन देता है और अपना भोजन बनाता है। किसको लेकर? इनऑर्गेनिक मैटर को लेकर, इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर, सनलाइट की प्रेजेंसी में, क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में। गॉट इट? आया समझ में इतना? ग्रीन प्लांट ने क्या करा? सनलाइट लिया, सनलाइट लेकर क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में उसने ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, और ये बात तो हमें काफी समय से समझ में आ रही थी। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन बोलते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। गॉट इट? चलिए, इतना समझ में आपको आ गया है। लेकिन ग्रीन प्लांट ऐसा क्यों करता है? तो उसका मेन जो रीजन है वो क्या है? उस ग्रीन प्लांट का जो मेन रीजन है वो है क्लोरोफिल। क्या है वो? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पत्तियां होती है, जो क्या होती है? आपकी लीफ होती है। लीफ ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्लोरोफिल में मुझे दिखाई दे रहा है थाइलोकॉइड्स, क्लोरोफिल में मुझे दिखाई दे रहा है स्टोरमा, मैट्रिक्स, इनर लेयर, अपर लेयर, आपको सब चीज दिखाई दे रही है।
आपको सारी चीज दिखाई दे रही है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब आप देख पा रहे हैं तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बता दूं कि जो लीफ होती है, लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। अब लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है, लेकिन लीफ की एनाटॉमी क्या है? लीफ की एनाटॉमी बोलती है, आप देख रहे हैं लीफ की एनाटॉमी क्या है? लीफ की एनाटॉमी बोलती है कि लीफ की अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे फोटोसिंथेटिक सेल पाए गए। ये फोटोसिंथेटिक सेल में पेलिसेड सेल है, मेसोफिल सेल है, पेलिसेड सेल, मेसोफिल सेल, और यही मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी सेल दिख रहा है आपको, स्पॉन्जी सेल, पेलिसेड सेल, मेसोफिल सेल, और यही फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं जो सबसे ज्यादा मोर देन थाउजेंड्स कहां पाए जाते हैं? लीफ में पाए जाते हैं। और इस लीफ के अंदर इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक सेल। और ये फोटोसिंथेटिक सेल कौन से सेल होते हैं? इसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल जवाबदार होता है, यही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सी प्रोसेस करने के लिए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने के लिए। गॉट इट? तो हमारे पास क्लोरोफिल का कौन सा साइट है? क्लोरोफिल एक वो साइट है, क्लोरोफिल वो एक साइट है जहां पर भोजन बनाया जाता है, प्लांट के द्वारा भोजन बनाया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि ठीक है, आपने जो बोला हमने मान लिया कि प्लांट के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो कौन बनाता है? लीफ बनाती है। और लीफ में भी कहां बनता है? लीफ में भी क्लोरोफिल में बनता है। मैडम आपने जो बोला हमने मान लिया, मैडम जो आपने बोला हमने मान लिया कि जो खाना बनाया जाता है वो लीफ में बनाया जाता है। और लीफ में भी किस जगह पर बनाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेल्फ न्यूट्रिशन। जहां पर भोजन बनता है वो यही जगह है। चलिए तो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एक टर्म आती है, आपने सुनी होगी, फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस नाम की टर्म क्लास 6, 7, 8 से सुन ली होगी। क्लास 8 में तो था ही था। सिंथेसिस, बिल्कुल सही। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो मीन सनलाइट। सबसे बड़ी बात है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की डेफिनेशन तो हमें पता है। इसके पहले जो क्लोरोफिल का डायग्राम हमने देखा है, उस क्लोरोफिल के अंदर एक कैपेसिटी होती है। क्लोरोफिल के अंदर कैपेसिटी काय की होती है? सनलाइट ट्रैपिंग की। सनलाइट ट्रैपिंग की एक कैपेसिटी होती है। ये सनलाइट को ट्रैप करता है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, सनलाइट को ट्रैप करती है। और सनलाइट को ट्रैप कर कर कहां पहुंचा देती है? कहां पहुंचा देती है? मिजोफिल सेल्स में। मिजोफिल सेल्स में जब वो पहुंचाती है सनलाइट को, तो काय में कन्वर्ट कर देती है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। गॉट इट? जैसे ही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद क्या होता है? जो आपकी लीफ होती है, उस लीफ की लोअर सरफेस पे क्या पाया गया है? स्टोमेटा पाया गया। वो स्टोमेटा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को जब रूट खींचती है, और जाइलम वेसल मेसोफिल सेल में जाकर डिफ्यूज करती है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोमेटा के थ्रू मेसोफिल सेल में भेजा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, किसकी प्रेजेंसी में? सनलाइट, जो कि किसने ट्रैप करी है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंसी में उसके पास कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंसी में वो क्या तैयार कर देती है? शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट together in presence of chlorophyll and the sunlight to form the oxygen and glucose और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। गॉट इट? और ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना है, इसने क्या रिलीज कर दिया है? इसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, और प्रोसेस को बोला है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो रिएक्शन हुई है वो किसने करी है? लाइट ने करी है। ये रिएक्शन किसने करी? लाइट ने करी है। सो इट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ऐसा भोजन जो कि सोलर एनर्जी के उपयोग से बनाया गया है। ऐसा भोजन जो कि सोलर एनर्जी के उपयोग से बनाया गया है। इसीलिए प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि प्लांट ने अपना भोजन खुद प्रोड्यूस किया है। गॉट इट? एक पॉइंट को समझिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। आपको समझ में आ गई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या बोल रही थी? फोटोसिंथेसिस की बोल रही थी कि प्लांट ने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट्स से पानी खींचा गया, जो हमने पानी दिया था पौधे को, वो पानी जाइलम वेसल कहां तक लेके आ गई? लीफ तक लेके आ गई। लीफ का मेसोफिल सेल के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है, क्योंकि मेसोफिल सेल, पैलिसेड सेल, जो कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो फोटोसिंथेटिक सेल पाए गए, उस फोटोसिंथेटिक सेल में ये प्रोसेस हो रही है। इस फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर सनलाइट को ट्रैप कर लिया गया है। सनलाइट को जब ट्रैप किया गया,
मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि दिन के समय और रात के समय आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है, वो काफी कम होती है। तो ऐसे समय पर एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एनवायरनमेंट से ना लेते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर से ही लेते हैं। रेस्पिरेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो फूड ब्रेक डाउन होकर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करता है, फोटोसिंथेटिक सेल कर लेती है। और फोटोसिंथेटिक सेल जो ऑक्सीजन रिलीज करती है, वो ऑक्सीजन कौन यूज कर लेता है, रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो किसकी प्रेजेंसी में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को दोनों प्रोसेस के अंदर एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये ऐसे समय पर होती है, प्लांट मॉर्निंग में और इवनिंग में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के साथ में गैसेस एक्सचेंज करता है। और ये पॉइंट जो कहलाता है वो कंपनसेशन पॉइंट है, क्योंकि जितना रिलीजमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उतना ही रिलीजमेंट ऑक्सीजन का होता है। तो सुबह के समय और शाम के समय पर प्लांट के अंदर एक पॉइंट क्रिएट होता है, उसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ से मिलता है उतना हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का जितना मिला उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का लेवल इक्वल हो जाता है। और उस इक्वल लेवल को प्लांट में उस टाइम पे उस पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। गॉट इट? चलिए, अब उसके आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट की प्रेजेंसी में, क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन का रिलीजमेंट होता है। इतना सब आपको समझ में आ गया और काफी समय से समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे अंदर की बात है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितनी रिएक्शन को ड्राइव करती है। फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो रिएक्शन को ड्राइव करती है। नंबर 1 इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, दैट इज द डार्क रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट, दैट इज द डार्क रिएक्शन, और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंसी में कि सबसे पहले क्या हुआ। फर्स्ट प्रोसेस हमेशा क्या होती है, पहली प्रोसेस हमेशा क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जब क्लोरोफिल का डायग्राम देख रहे हो तो क्लोरोफिल में जिस जगह पर आपको थाइलाकोइड दिख रहा है उस थाइलाकोइड में ही लाइट रिएक्शन होती है। और डार्क रिएक्शन आपको जहां पर मैट्रिक्स और स्टोरमा दिख रहा है वो मैट्रिक्स और स्टोरमा के अंदर ही ये डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहां होती है, थाइलाकोइड में, इन थाइलाकोइड। किसका थाइलाकोइड, क्लोरोफिल का। क्लोरोप्लास्ट में जो आपको थाइलाकोइड वाला पॉइंट दिख रहा है, डिस्क लाइक शेप दिख रहा है, वो थाइलाकोइड है। और स्टोरमा और मैट्रिक्स जो खाली बाहर का पार्ट दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट में, वहां पर ये रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन में कौन जरूरी है, सनलाइट नेसेसरी है, लाइट जरूरी है, लाइट नेसेसरी है। सबसे पहले सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, सनलाइट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। यदि थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया, सनलाइट का हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, तब हुआ कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्शन होगा यहां पर आपका बनता है, तो इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। जब इसको करेंगे तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एटीपी एंड NADPH। और आपकी जो प्रोसेस होती है उसमें होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी दो भाग में टूट जाता है, हम इसको फोटोलिसिस बोलते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब आपका क्या हो गया, आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, वाटर स्प्लिट हो गया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिलीजमेंट हो गया। जिसमें आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, यहां पर H2O था, H2O ब्रेक हो गया H+O2 में, H आयंस प्लस O2 में ब्रेक हो गया। इसको बैलेंस कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2H2 और O2। देखिए तो हाइड्रोजन स्प्लिट हो, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को रिलीज हो गया। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ,
सनलाइट नेसेसरी है। देखिए एक एक चीज समझिएगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो में पार्ट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, सनलाइट जरूरी है। सनलाइट सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप की जाती है। क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट का ट्रैपिंग होना, सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होना, एटीपी और एनएडीपीएच मैं अभी बताऊंगी, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रखूंगी, सारे पॉइंट सारी टर्म्स बताऊंगी मैं आपको बायोलॉजी की। थोड़ी सी देर रुकिए बस। अब यहां पर आप देखिए, तो कन्वर्शन हो गया और हमारे पास एटीपी बन गया और क्या बन गया, एनएडीपीएच। एटीपी बन गया और एनएडीपीएच बन गया और पानी टूट गया, पानी को तोड़ दिया गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का रिलीजमेंट हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है। इतना काम होता है लाइट रिएक्शन में। इसके बाद एक रिएक्शन आती है, मतलब ये जो थाइलाकॉइड की प्रोसेस चल रही थी, ये थाइलाकॉइड की प्रोसेस का आ जाती है स्टोरमा मैट्रिक्स में आ जाती है। स्टोरमा मैट्रिक्स मतलब क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट है, सब वही क्लोरोफिल मेसोफिल सेल में, लेकिन किस जगह आ गई वो, क्लोरोफिल के मैट्रिक्स में। यहाँ पर लाइट की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ लाइट। यहाँ पर इस जगह पर सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, RUDP। ये क्या होता है, CO2 एक्सेप्टर। ये मार्केट से, मार्केट मतलब एनवायरमेंट से, हाँ मार्केट मतलब एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। ये RUDP मैं सबके फुल फॉर्म बताने वाली हूँ अभी थोड़ी सी देर में, ATP के, NADPH के, RUDP के। RUDP कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्टर है, मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब कराने के बाद इसका करता है रिडक्शन। क्या करता है, रिडक्शन करना मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ पर निकला था, इस लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन निकला था, उस हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, और रिडक्शन होकर क्या बना देता है, ये बना देता है ग्लूकोज, मतलब C6H12O6। इस टाइप का कुछ ऑर्गेनिक मैटर तैयार करता है, और ऑक्सीजन का रिलीजमेंट तो हमने यही कर दिया था लाइट रिएक्शन में, और साथ में बन जाता है RUDP। अब तुम बोलोगे कि RUDP यहां पर भी था, RUDP यहां पर भी है, तो हाँ बेटा, RUDP जो होता है वो रिएक्शन में यूज भी होता है और वापस से रीजनरेट भी हो जाता है वहीं पर। तो RUDP क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और इस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। ये कब होता है, आपके नून के समय पर, सुबह और शाम के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लांट के अंदर से ही लिया जाता है। दैट पॉइंट इज द कंपनसेशन पॉइंट, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस प्रकार से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलती है। यहां पर डायरेक्ट ग्लूकोज बना है, इसलिए इसको अपन बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ये बायोसिंथेटिक फेज कब तक चलता रहता है, जैसे आपका ग्लूकोज बना स्टॉप हो जाता है, फिर लाइट की अवेलेबिलिटी आने पर फिर से सिंथेसिस का पार्ट चालू होता है, और आपका ATP NADPH एनर्जी बनती है, फिर इसका उपयोग यहाँ किया जाता है, और यहाँ करने के बाद क्या बन जाता है, C6H12O6। ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, और फूड बनता रहता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। प्लांट का जो खाना बना है फ्लोएम उसको लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। गॉट इट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताती हूँ, उसके बाद में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन और डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए पहले इसको आप। चलिए इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते जाते हैं। सबसे पहले हम फोटोन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, फोटोन की। फोटोन का मतलब होता है जो लाइट इमिट की जाती है सन के द्वारा, जो लाइट इमिट की जाती है सन के द्वारा, उसको हम बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का एक पैकेट आता है लाइट के रूप में, लाइट इमिटेड किसके द्वारा, लाइट इमिटेड सन के द्वारा, पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। आपको मैं बता दूं, जितनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उस फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा हाई होगी। शॉर्टर वेवलेंथ हाई फोटोन एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाई फोटोनिक एनर्जी। तो जितनी शॉर्टर वेवलेंथ उतनी हाई फोटोन एनर्जी। तो पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, फोटोन। मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, जो सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, वो किस फॉर्म में की जाती है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, मींस फोटोन के फॉर्म में। लाइट रिएक्शन अभी मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन किसमें होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में। लाइट रिएक्शन आपकी होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइट हो या ना हो। लाइट, डार्क रिएक्शन का मतलब होता है लाइट की इंडिपेंडेंसी।
जब लाइट की आवश्यकता नहीं है तो हम उसको कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं? डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोफिल के थाइलाकॉइड में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्टोरमा और मैट्रिक्स में होती है। स्टोरमा और मैट्रिक्स में होती है। ये एक टर्म हो गई। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? फोटोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोलिसिस और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस। गॉट इट? तो फोटोलिसिस टर्म का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी का टूटना है। पानी को स्प्लिट करने की प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीपी? एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसमें होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 2 होते हैं और इसमें फॉस्फेट के 3 ग्रुप होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? जब फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इन दोनों को रिएक्ट किया जाता है तो हमें मिलता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या मिलता है हमें? फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारा कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक, इसलिए हम इसको लिखते हैं पीआई। और यही पी कहां पर है? यहाँ पर। यहाँ 2 पी है इसलिए एडीपी है, यहाँ 3 पी है एडिनोसाइन के साथ इसलिए ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। मैं आपको बता दूं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी जो होता है वो लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसके पास एनर्जी कम होती है, और एटीपी के पास हाई एनर्जी कंटेंट कहलाता है और इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। एडीपी का एटी में कन्वर्शन होना और एटीपी का एडीपी में कन्वर्शन होना, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है। एटीपी जो होता है उसको अपन करेंसी बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी बोलते हैं। जिस जिस जगह पर एनर्जी की आवश्यकता होती है एटीपी काय में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एनर्जी बनाई जाती है तो एडीपी काय में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। कैसे कन्वर्ट होता है मैं बता दूं, जब एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा जाए एनर्जी के साथ तो हमें क्या मिल जाता है? एटीपी। और जब एटीपी को तोड़ा जाए तो हमें क्या मिलता है? एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी। इस प्रकार के कन्वर्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर समय समय पर चलते हैं। यहां पर भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी एटीपी बनाया जाता है। एटीपी बनाया जाता है लाइट रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं एनएडीपी की। तो एनएडीपी का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मैं आपको इसका पूरा नाम ढंग से बता देती हूँ। इसका नाम आपका आता है निकोटिनामाइड। नाम लिख लीजिए आप इसका ध्यान से, बिल्कुल स्पेलिंग हम लिख देते हैं इसकी। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकेटो NiCOT IN निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। चलिए यहां पर हम फिर अगेन देखते हैं एनएडीपी को। एनएडीपी का क्या मतलब होता है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी इसी प्रकार से एक लो कंटेंट एनर्जी होती है, लेकिन जब इसका रिडक्शन कर दिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब होता है जब इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? NADPH बन जाता है। और ये NADPH में ये होता है हाइड्रोजन करियर। यही हाइड्रोजन करियर किसके पास जाता है? RUDP के पास जाता है। और RUDP जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रखा है उस कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा और उसका कर देता रिडक्शन और उससे बन जाता है ग्लूकोज। यही होती है डार्क रिएक्शन। इसलिए डार्क रिएक्शन को अपन बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। गॉट इट? तो NADP का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी जाती है तो यहाँ क्या बन जाता है? जब हो जाता है NADP, लिखा ही नहीं मैंने, NADP प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी आपका बन जाएगा NADPH। ये हाई एनर्जी कंटेंट है, ये लो एनर्जी कंटेंट है। ये इनॉर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इसमें भी एक इनॉर्गेनिक फॉस्फेट लगा, इसमें भी एक इनॉर्गेनिक फॉस्फेट लगा है, इसको भी अपन एनर्जी कैरियर ही बोलते हैं। यहाँ पर भी इसका कन्वर्शन समय समय पर होता रहता है। और यदि हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन कैरियर है, तो हाँ ये हाइड्रोजन कैरियर है। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं।
गॉट इट। इसके बाद हम बात करते हैं आरयूडीपी की। तो आरयूडीपी क्या है, चलिए आरयूडीपी देखेंगे हम लोग अब। चलिए हम लोग आरयूडीपी देखेंगे। आरयूडीपी कहाँ पाया जाता है, आरयूडीपी क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में पाया जाता है। आरयूडीपी का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट। कितने कार्बन एटम है, दिस इज द 5 कार्बन एटम, दिस इज द CO2 एक्सेप्टर, और यही CO2 को एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है, और यही CO2 एब्जॉर्ब होकर इस H के साथ, इसके H के साथ जो कि कौन लेके आया है, NADPH लाया। कहाँ से लाया है, लाइट रिएक्शन से ATP NADPH बना था। तो उस एनर्जी का यूज करते हुए, इस हाइड्रोजन का यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और क्या बन जाता है, ग्लूकोज। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में काम आने वाली है, वो सारी टर्म्स मैंने आपको समझा दी है। आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आप इसका अच्छे से रिविजन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। गॉट इट। इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की होती है, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। सबसे पहले होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हो रही थाइलाकॉइड में, जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब आपको एक एक टर्म समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने फोटोन समझा दिया। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड एडीपी ने एक फॉस्फेट ग्रुप लिया और एनर्जी का यूज करके क्या बना दिया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बन चुका है। वाटर, और इस एनर्जी ने वाटर को स्प्लिट कर दिया, मतलब फोटोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई। यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को दो पार्ट में तोड़ दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है। इस हाइड्रोजन का यूज NADPH ने करा एनर्जी के साथ और बना दिया NADPH। तो इस प्रकार से ये तीन रिएक्शन लाइट रिएक्शन में होती है, जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ADP और NADPH को बनाया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। गॉट इट। अब आगे बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। रिएक्शन की जहां पर नेट रिजल्ट है लाइट रिएक्शन का। हमारे पास लाइट रिएक्शन हो चुकी है, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, ATP NADPH बन चुका है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो चुका है। लाइट की अब आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ग्लूकोज के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा बनता है ग्लूकोज, और इसको रिड्यूस करने वाला कौन होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, NADPH से। एक रिएक्शन होती है RUDP। मैंने अभी बताया था कि RUDP कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये मैट्रिक्स में ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। NADPH और ATP दोनों जो एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हाई एनर्जी कंटेंट है। ये हाई एनर्जी कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। RUDP आपके दोनों साइड पर लिखी हुई दिख रही है, मतलब कि RUDP का, यहां से RUDP से अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अगेन एट लास्ट आखिरी में वापस से RUDP को जनरेट करके मैट्रिक्स को लौटा देते हैं और हमारा प्रोडक्ट ग्लूकोज बना लेते हैं। और NADPH से NADP बन चुका है और ATP से ADP बन चुका है। ये आपकी जो फाइनल रिएक्शन हो जाती है, और ये सब मैट्रिक्स में होती है। इस प्रकार से आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो कि दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड दैट इज द डार्क रिएक्शन। चलिए अब यहां पर आप आउटलाइन डायग्राम को देखिए। यहाँ पर आप आउटलाइन डायग्राम को देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कंप्लीट होकर एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। गॉट इट। ये आपका न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक का पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हेटरोट्रॉफिक की, जहां पर हम ह्यूमन बीइंग का भी न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।